फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आधा किया था, तो आज उससे आगे हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो का आगे स्टार्ट करने से पहले हम जो ब्लड सर्कुलेशन हमने की थी उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये हमारी राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। सबसे पहला हमारा जो सुपीरियर वेना कावा है वो हमारा हेड है, नेक है, अपर लिम्ब है, उसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और जो इंफीरियर कावा है वो हेड नेक को छोड़कर बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और वो राइट एट्रियम के अंदर ला देगा। राइट एट्रियम अंदर और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकोस्पिड वाल्व लगी हुई है। जिस राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये हमारी ट्राइकोस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी और ओपन होने की वजह से राइट एट्रियम का जितना ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है। राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी लंग्स तक। लंग्स में ले जाने के बाद जो हमारी आर्टरीज हैं वो फर्दर छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद जो लंग्स में एल्वियोली उपस्थित होती हैं उनके साथ वो कंबाइन होगी और कंबाइन होने के बाद जो ब्लड के अंदर हमारी CO2 है उस CO2 को वो बाहर निकाल देगी और ब्लड को प्योरीफिकेशन करके उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगी। ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद वो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं उस ब्लड को कैरी कर लेगी और कैरी करने के बाद हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर लाएगी। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकोस्पिड वाल्व लगी होती है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो ये हमारी बाइकोस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी। वाल्व ओपन के हो जाने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाने के बाद जो सिस्टमिक ओरोटा है वो उस ब्लड को कैरी कर लेगी और पूरी बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर देगी। हमारी थी ब्लड सर्कुलेशन। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट के वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में जितनी मात्रा हार्ट से बाहर निकलती है ना वो हमारी कार्डियक आउटपुट होती है। और कार्डियक आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है हमारी, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन में जितनी मात्रा वेंट्रिकल से बाहर निकलती है ना ब्लड की वो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। और ये लगभग जो अप्रोक्स वैल्यू में होती है ना वो 70 ml होती है जो रेस्ट के समय होती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमारी आ गई 70। रेट तो 1 मिनट में हमारा हार्ट में जितनी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना उसे हार्ट रेट कहा जाता है। हमें सभी को पता है कि 1 मिनट में हमारा दिल है वो 72 बार धड़कता है। तो हार्ट रेट हमारी होगी 72 यहाँ पे। तो ये कार्डियक आउटपुट हमारी आ जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी आ गई 70 ml है और जो हार्ट रेट है वो हमारा 72 है पर मिनट का। तो हमारा जो है स्ट्रोक कार्डियक वैल्यू जो आ जाएगी वो जाएगी 5 लीटर पर मिनट की। फिर है ब्लड प्रेशर। आर्टरी में ब्लड पाया जाता है। ब्लड आर्टरीज की वॉल पर जितना प्रेशर अप्लाई करता है ना वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। जो हमारा नॉर्मल BP होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये 120 सिस्टोलिक BP होता है हमारा, ये 80 डायस्टोलिक BP होता है। ये हमारा होता है जब हार्ट के वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सिस्टोलिक BP होगा जो हमारा 120 होता है। और जो वेंट्रिकल्स के अंदर होगी डायस्टोलिक होता है वो BP हमारा डायस्टोलिक BP है जब हार्ट रेस्ट करता है। पल्स रेट। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है उसके कारण जो आर्टरीज के वॉल में उभरी हुई हमें तरंग महसूस होती है ना, जो हम नाड़ी पे महसूस करते हैं वो हमारी पल्स होती है। नाड़ी देख के बताते हैं कितनी हार्ट रेट चल रही है वो हम पल्स ही चेक करते हैं। तो अडल्ट जो होती है उसके अंदर पल्स रेट हमारा होता है 60 से 80 पर मिनट का। और जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, उनके अंदर होती है 130 से 150 पर मिनट। ये हमारी पल्स रेट होती है। ये मैं ब्लड सप्लाई टू द बॉडी दिखा रखी है। आर्टरीज के बीच में या आर्टरीज का गुच्छा दिखा रखा है। वेनुअल्स हैं, वेन्स से मिलकर छोटे छोटे वेन से मिलकर वेनुअल्स बनते हैं। इनके बीच में हमारा जो ब्लड का एक्सचेंज होता है। फिर ओर्टा। ओर्टा में फर्दर डिवाइड कर रखी है। थोरेसिस ओर्टा है हमारी, एब्डोमिनल ओर्टा है। डायफ्राम से जो ऊपर हमारी आती है वो थोरेसिस ओर्टा आती है और जो डायफ्राम के नीचे आती है यानी पेट के हिस्से वाले के नीचे आती है हमारी वो एब्डोमिनल ओर्टा होती है हमारी। थोरेसिस ओर्टा को भी फर्दर डिवाइड किया गया ब्रांचेस के अंदर। असेंडिंग ओर्टा है, आर्च ऑफ ओर्टा है, डिसेंडिंग ओर्टा है। इनको हम क्लियर करते हैं आगे। आज हमारे पास टाइम कम है थोड़ा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। असेंडिंग ओर्टा के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट के अंदर जो है वो हार्ट का जो लेफ्ट हिस्सा होगा उसके अंदर ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करता है और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होगी वो दिल का जो दाहिना हिस्सा है उसे ब्लड सप्लाई को मेंटेन करता है। फिर आर्च ऑफ ओर्टा ब्राचियोसेफेलिक आर्टरी है। ब्राचियोसेफेलिक आर्टरी है, इसे हम इनोमिएट आर्टरी भी कहते हैं। यह बड़ी आर्टरी है जो दिल से निकलती है हमारी और जो ऊपरी हिस्सा हमारा जैसे एग्जाम्पल हमारा सिर है, गर्दन है और जो हमारा राइट हैंड साइड है ना उसके अंदर ब्लड की सप्लाई करती है वो हमारी करती है ब्राचियोसेफेलिक आर्टरी। फिर है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो सिर और गर्दन के बाएं हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। फिर है लेफ्ट सब कैल्विन आर्टरी।
बाएं हाथ को जो ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी वो लेफ्ट सब कैल्विनिया आर्टरी करेगी हमारी। फिर हमारा आता है डिसेंडिंग ओर्टा। डिसेंडिंग ओर्टा के अंदर आता है ब्रोंचियल आर्टरीज। ब्रोंचियल जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंचिस पाए जाते हैं उनके बीच में जो होता है वो हमारा ब्रोंचियल आर्टरी होता है। ब्रोंचियल आर्टरी जो हमारे लंग्स के टिश्यू पाए जाते हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ओसियोफेगल आर्टरीज है, ओसियोफेगस नाम से पता चला हमारा ओसोफेगस जो होगा उसके अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम हमारा ओसियोफेगल आर्टरीज करेंगी। फिर इंटरकोस्टल आर्टरीज। जो इंटरकोस्टल हमारा जो रिब्स होता है ना उसके बीच में एक जगह रिब्स के बीच का जो स्थान होता है ना उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है। और इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जो ब्लड पहुंचाने का काम करेगा वो इंटरकोस्टल आर्टरीज करेगा। और यही है वो चेस्ट है, मसल्स है, स्किन है और प्लूरा जो लंग्स को ढकने वाली परत होती है उनमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। फिर आता है ओर्टा। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में जो पहुंचा ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है वो हमारा ओर्टा करता है। इसकी पहली ब्रांच जो होगी वो डायफ्राम से ऊपर होगी जिसे हम थोरेसिस ओर्टा कहते हैं, और जो डायफ्राम से नीचे होगी वो एब्डोमिनल ओर्टा कहते हैं। जिसे जैसे हमारा पीछे उसको डिवाइड कर रखा था वो ये हमारा तो डायफ्राम से ऊपर है थोरेसिस है, डायफ्राम से नीचे है एब्डोमिनल है। फिर है थोरेसिस ओर्टा। थोरेसिस ओर्टा के अंदर 3 ब्रांच पाई जाती है। असेंडिंग ओर्टा है। थोरेसिस ओर्टा का विभाग जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, इस ओर्टा की 2 ब्रांच होती है, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी। यह हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करता है। फिर आर्च ऑफ ओर्टा, थोरेसिस ओर्टा। थोरेसिस ओर्टा हमारा वो होता है जो हमारा जो लुम्बर हिस्सा होता है ना, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड वाला वर्टिब्रल होता है वो हमारा थोरेसिस वाला भाग होता है। तो थोरेसिस ओर्टा का विभाग स्टर्नम से शुरू होता है। स्टर्नम हमारी जो रिब्स के बीच की हड्डी होती है ना वो हमारी स्टर्नम होती है और ट्रैकिया पर खत्म होता है। इस ओर्टा की 3 ब्रांच होती है। ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी है, इसकी भी फर्दर 2 ब्रांचेज होती है। एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होती है राइट सब कैलेविन आर्टरी। जो हमने पढ़ा था कॉमन कैरोटिड आर्टरी है पीछे जो हमारे सिर और गर्दन के बाएं हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और जो राइट सब कैलेविन आर्टरी है वो हमारे दाहिने हिस्सों को ब्लड की सप्लाई करेगी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो शरीर और जो सिर का बायां हिस्सा है उसमें सप्लाई करेगी, और लेफ्ट सब कैलेविन आर्टरी है वो हमारे। फिर है डिसेंडिंग ओर्टा। डिसेंडिंग ओर्टा जो हमारा थोरेसिस ओर्टा है उसके अंदर जो 4th थोरेसिस वर्टिब्रे है उससे ही शुरू होगा और 12th थोरेसिस वर्टिब्रे तक ये पाया जाता है। डिसेंडिंग ओर्टा की 3 ब्रांचेज होती है। ब्रोंचियल आर्टरीज है, या ब्रोंची और ब्रोंची की ब्रांचेस को प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। ब्रोंची हमारी लंग्स के अंदर होती हैं, तो लंग्स के जो टिश्यूज वगैरह होगी उसके अंदर जो प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करेगी वो हमारी ब्रोंचियल आर्टरीज करेगी। ओसियोफेगल आर्टरीज है, ओसियोफेगस को प्योर ब्लड सप्लाई करेगी। इंटरकोस्टल है जो हमारे रिब्स के बीच में जगह पाई जाती है जिसे इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है, वहाँ की मसल्स को प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम इंटरकोस्टल आर्टरीज करेंगी। फिर है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड नेक। हमारे सिरों को जो गर्दन को जो ब्लड की सप्लाई करेगी आर्टरियल वो हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं वो वर्टिब्रल आर्टरीज के द्वारा हेड और नेक को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। तो जो हमारा जो हेड है और नेक है उसको ब्लड की सप्लाई करने का काम हमारा लेफ्ट और कॉमन कैरोटिड आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज करती हैं। अब 2 कॉमन आर्टरीज को 2 एक्टिविटीज़ में डिवाइड हो जाती है। एक आती है हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जिन्हें आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रखा है वो हमें अब पढ़ लेते हैं। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो हमारी आई है, फोरहेड है, नोज है और ब्रेन के लगभग भाग को ब्लड की सप्लाई करती है। अब ब्रेन के लगभग भाग को सप्लाई कर रही है आर्टरीज, तो आर्टरीज का एक गुच्छा पाया जाता है। आर्टरीज का जो समूह होगा उसको सर्कल ऑफ विलीज कहा जाता है। इसके द्वारा प्योर ब्लड की जो है सप्लाई की जाती है। सर्कल ऑफ विलीज है, इसमें निम्नलिखित आर्टरीज पाई जाती है। दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज पाई जाती है। सेरेब्रल हमारी ब्रेन वाली होती है। 2 इंटीरियर कैरोटिड आर्टरीज पाई जाती है। एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं। एक बेसिलर आर्टरी है। अभी मैं दिखा रखा है जो आर्टरी होती है वह ब्रेन में कहाँ लोकेटेड होती है। फिर है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमने पढ़ ली, आइज, फोरहेड, नोज और ब्रेन के भाग को प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। तो अब उनके सामने जो आर्टरीज पाई जाती है वो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है जो निम्नलिखित ब्रांचेज होती है।
सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, थायराइड है, नाम से पता चल रहा है थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करने के काम करेगी। लिंगुअर आर्टरी है, यह टंग है। सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, उनको ब्लड की सप्लाई करेगी। फेशियल आर्टरी है, हमारी फेस को सप्लाई करेगी। टेम्पोरल आर्टरी है, ब्रेन के फ्रंटल, टेम्पोरल और पेरेंटल भाग को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। हमने बोन्स के चैप्टर में पढ़ा था, जो टेम्पोरल है वो कान के हिस्से की होती है, तो कान का हिस्सा जो हमारा आगे से फ्रंटल बोन से जुड़ा होगा और जो ऊपर से जुड़ा होगा वो पेरेंटल बोन से हमारा जुड़ा होता है। ओसिपिटल आर्टरी है, ब्रेन के पीछे के भाग को ब्लड सप्लाई करती है। ओसिपिटल भी हमने बोन्स वाले में पढ़ा था, हमारा जो छोटा दिमाग होता है उसको ओसिपिटल बोन बनाने का काम करती है और वो हमारे बुद्धि का एरिया होता है। जो ब्रेन का पीछे का भाग उसको ब्लड सप्लाई करेगी हमारी ओसिपिटल आर्टरी। फिर है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी जो हमारी फेशियल के अंदर जो डीप स्ट्रक्चर होती है ना, वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाने का काम हमारी मैक्सिलरी आर्टरी करती है। यह मैस्टिकेशन के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब मैस्टिकेशन क्या होता है? मैस्टिकेशन हमारा होता है चबाना। जब हम मुंह में खाना लेते हैं तो उस खाने को हम चबाकर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और वो हमारी लार के साथ मिल जाता है। लार से मिलकर वो खाना नरम बन जाता है, लार उसको नमी प्रदान करती है, वो हमारा मैस्टिकेशन होता है। फिर है रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक। सिर है और जो गर्दन है उससे इम्प्योर ब्लड वापस तो आएगा, जो वापस आएगा वो प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखी है, वो वापस कैसे आएगा। तो ब्रेन का इम्प्योर ब्लड है वो ड्यूरामेटर के द्वारा बनाया गया वेनस साइनस के द्वारा कैरी किया जाता है। ये वेनस साइनसिस हमें ऐसे दिखाए गए हैं। जो सुपीरियर सैगिटल साइनस है, साइनस है, अब पहले ही बात यह है कि साइनस क्या होता है। शरीर में हमारी खाली जगह या कैविटी होती है उसे साइनस कहा जाता है। अब साइनस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरानेजल साइनस, पैरानेजल साइनस होता है जो हमारे नाक के एरिया के पास में पाया जाता है, और दूसरा होता है हमारा ड्यूरल वेनस साइनस। ड्यूरल वेनस साइनस जो है वो दिमाग से गंदा खून निकालने वाली खास नलियाँ होती है हमारी। पहला हमारा है सुपीरियर सैगिटल साइनस, या ब्रेन का जो ऊपर का भाग है वहाँ से इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। इन्फीरियर सैगिटल साइनस ये फेलेक्स सेरिब्री और टेंटोरियम सेरिबेली के आसपास का टिश्यू का ब्लड कैरी करता है, स्ट्रेट साइनस बनाता है। स्ट्रेट साइनस है ये ट्रांसवर्स साइनस बनाएगा, और जो ट्रांसवर्स साइनस होगा वो साइनस से ब्लड रिसीव करता है और जुगुलर फोरामन तक पास करता है। ये जुगुलर फोरामन क्या होता है? जुगुलर फोरामन ये एक बड़ा छिद्र होता है जो खोपड़ी का बेस है, हमारा स्कल का बेस है, उसमें पाया जाता है, और जो ओसिपिटल और टेम्पोरल बोन है हमारी उसके बीच की जगह पर ये हमारा पाया जाता है। नेक में पहुंचकर राइट और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन्स बनाती हैं। इंटरनल जुगुलर वेन ये लिंगुअल, फेशियल, थायराइड और स्कल का ब्लड रिसीव करती है। बॉडी की दोनों साइड्स जो है सब क्लेवियन वेन से मिलती हैं और राइट और लेफ्ट ब्राचियोसेफेलिक वेन बनाती है। ब्राचियोसेफेलिक वेन है वो राइट ब्राचियोसेफेलिक वेन मिलकर सुपीरियर वेना कावा बनाती है। आपने देखा था, आप पीछे भी पढ़ा है, जो सुपीरियर वेना कावा होते हैं हमारे हेड है, नेक है, जो अपर लिम्ब है वहाँ का इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। जो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा किन किन वेन्स से मिलकर जो हमारी बनी है वो हमें यहाँ पे दिखाई गई थी। तो लेफ्ट ब्राचियोसेफेलिक वेन और राइट ब्राचियोसेफेलिक वेन मिलकर सुपीरियर वेना कावा बनाती है। सुपीरियर वेना कावा हेड, नेक और अपर लिम्स के इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है, और ये हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर जो हमारा इम्प्योर ब्लड को पहुंचाएगी। जुगुलर वेन है ये फेस है, ईयर के इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये सब क्लेवियन वेन में जाकर खुलती है। फिर प्योर ब्लड सप्लाई टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब को जो प्योर ब्लड की सप्लाई होती है वो कैसे होती है? जो सब क्लेवियन आर्टरी के द्वारा अपर लिम्स को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। सब क्लेवियन आर्टरी जब एक्जिला के एरिया तक पहुंचती है तो वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी, और जब हैंड के पास करती हुई जाएगी वो तो ब्राचियल आर्टरी बन जाएगी, और जब ब्राचियल आर्टरी हैंड की ओर पास करती हुई रेडियल और जो उल्नर साइड्स में जाएगी तो वो रेडियल और उल्नर आर्टरीज बन जाएगी। तो सीधा दिखा, जब सब क्लेवियन वार जो एक्सिला के एरिया पहुंचेगी तो वो एक्सिलरी आर्टरी बनेगी, जो वो हैंड से नीचे की ओर पास करेगी तो वो ब्राचियल आर्टरी बनेगी, और ब्राचियल आर्टरी जब वो उल्ना और रेडियस को पास करती हुई जाएगी तो वो रेडियल और उल्नर आर्टरीज बन जाएगी। रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम अपर लिम्ब। रेडियल और उल्नर वेन हैंड से एल्बो की ओर पास करती जाएगी तो वो ब्रांचियल वेन बनेगी। फिर ये ब्रांचियल वेन आगे पास करती है, जब एक्सिलरी वेन बन जाती है तो एक्सिलरी वेन जब इस शोल्डर से पास कर जाएगी तो सब क्लेवियन वेन बन जाएगी, और सब क्लेवियन वेन आगे जाकर इंटरनल जुगुलर वेन के साथ मिल जाएगी और राइट और लेफ्ट ब्राचियोसेफेलिक वेन बनाएगी, और ये दोनों मिलकर हमारी सुपीरियर वेना कावा बनाएगी। मैं आप जो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। एक बार आप इसको रीड करके देखोगे तो बिल्कुल आसान है। बस ये दिखा रखी सुपीरियर वेना कावा किन किन से मिलकर बनी है। ब्राचियोसेफेलिक से मिली है, तो ये ब्राचियोसेफेलिक के अंदर भी ऐसी वेन्स पाई जाएंगी जिससे अंदर जिनसे मिलाकर हमारा ब्राचियोसेफेलिक बनी है।
फिर अब प्योर ब्लड सप्लाई टू द थोरेसिस कैविटी है, वो हमने पढ़ ली है कि जो हमारा 5th वर्टिब्रल है, थोरेसिस वर्टिब्रल, उससे स्टार्ट होकर जो 12th वर्टिब्रल है उस तक पाया जाता है, वो हमारा थोरेसिस कैविटी में प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम थोरेसिस कैविटी, प्योर ब्लड की सप्लाई तो थोरेसिस कैविटी में होगी, लेकिन अब वो वापस भी तो आएगा, तो हम उसका रिटर्न पढ़ेंगे। ब्रोंचियल, ओसियोफेगस और इंटरकोस्टल वेन के आगे अजाइगोस और हेमी अजाइगोस वेन्स जुड़ी होती है। अभी अजाइगोस वेन कौन सी होती है? जो हमारी छाती की दाईं तरफ पाई जाती है ना, जो राइट साइड के अंदर पाई जाती है अजाइगोस। अजाइगोस तो हमारी पाई जाएंगी चेस्ट की राइट साइड में, और जो हेमी अजाइगोस पाई जाएंगी वो पाई जाएंगी हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड के अंदर। CO2 ब्लड को सप्लाई करके सुपीरियर वेना कावा तक पहुंचाने का ये काम करती है। हेमाजाइगोस वेन्स आगे चलकर लेफ्ट ब्राचियोसेफेलिक वेन से जुड़ जाती है। फिर है एब्डोमिनल ओर्टा, डायफ्राम के नीचे जो 12 थोरेसिस वर्टिब्रल है वहां तक पाई जाती है। एब्डोमिनल ओर्टा की निम्नलिखित ब्रांच होती है। 4th लुम्बर वर्टिब्रे के सामने एब्डोमिनल ओर्टा की 2 भागों में बट जाएगी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो एब्डोमिनल हिस्सा हमारा डायफ्राम से नीचे का हिस्सा है, और पीछे की वीडियो में हमने बताया था कि हमारे शरीर में 9 रीजन पाए जाते हैं। जो हमारा पेल्विस एरिया का रीजन होता है उस साइड को कहते हैं हम राइट इलियक फोसा, दाहिने साइड का होगा राइट इलियक फोसा, और जो लेफ्ट साइड का होगा वो हमारा होगा लेफ्ट इलियक फोसा। तो वहाँ पे हमारा दिखाएगा लुम्बर वर्टिब्रा के सामने एब्डोमिनल ओर्टा में भाग पाए जाएंगे, वो होंगे हमारे राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। रेनल आर्टरीज किडनी को प्योर ब्लड सप्लाई करती है। इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरीज जो है ये डायफ्राम को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। टेस्टिकुलर है, ये मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उनको प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। ओवेरिन है, फीमेल के अंदर जो ओवेरीज होती है उनको प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। और कोइलिक आर्टरी है, ये आर्टरीज 3 ब्रांच में बढ़ जाएगी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, गैस्ट्रिक के अंदर हमारा स्टमक का हिस्सा आता है, तो हमारे स्टमक को प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। स्प्लेनिक आर्टरी है, हमारी स्प्लीन है और पैनक्रियाज है, उनका हिस्से से मिलकर बना आता है, तो उनको प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। और हेपेटिक एरिया में हमारा आता है लीवर और गोल ब्लैडर, तो हेपेटिक आर्टरी हो हमारी लीवर और गोल ब्लैडर को प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। सुपीरियर मेंस्ट्रिक आर्टरी है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो पहला आधा भाग है उसको प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन का जो दूसरे भाग बच गए उनको प्योर ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम एब्डोमेन, डायफ्राम से नीचे का हिस्सा हमारा एब्डोमेन है, उससे जो रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड होगा वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब एब्डोमेन का इम्प्योर ब्लड निम्नलिखित वेन्स के द्वारा कैरी किया जाता है। तो हमने एक तो बात हमें याद रखनी है कि जो हमारी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स होती है हमारी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन जो पुलमोनरी सर्कुलेशन होता है उसके अंदर हमारा ऑपोजिट हो जाता है। पुलमोनरी सर्कुलेशन के अंदर आर्टरीज जो हैं वो तो करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, और जो वेन्स करेंगी वो करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। यहाँ पे है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। जो आर्टरीज पढ़ी थी वो तो हमने पढ़ी थी कि दूसरे लार्ज इंटेस्टाइन के दूसरे भाग को प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी, तो अब ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो दूसरे आधे भाग हैं उनसे इम्प्योर ब्लड को स्प्लेनिक वेन तक पहुंचाने का काम करेगी। स्प्लेनिक वेन है, स्प्लीन से इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, तो ये पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले आधे भाग से इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी, स्प्लेनिक वेन के साथ मिलकर पोर्टल वेन बनाती है। फिर गैस्ट्रिक वेन्स, गैस्ट्रिक पेट वाला एरिया हमारा, तो स्टमक से इम्प्योर ब्लड कैरी करने का काम करेगी और पोर्टल वेन तक पहुंचाएगी। सिस्टिक वेन है, यह गोल ब्लड से इम्प्योर ब्लड लेगी और पोर्टल वेन तक पहुंचाएगी। हेपेटिक वेन है, लीवर का इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी और इन्फीरियर वेना कावा तक पहुंचाएगी। फिर प्योर ब्लड सप्लाई टू द लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब के अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई निम्नलिखित आर्टरीज के द्वारा की जाती है। आर्टरीज हमें दिखा रखे हैं। फीमोरल आर्टरी है, पोपिलिटियल आर्टरी है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, डोरेसिल स्पीडियस आर्टरी, प्लांटर आर्टरी। प्लांटर आर्टरी के अंदर आएगी 2, मेडियल प्लांटर आर्टरी है, लेटरल प्लांटर आर्टरी है। अब फीमोरल आर्टरीज है, ये तो फीमर बोन वाला हिस्सा हो जाएगा। पोप्लिटियल जो है वो हमारे घुटने के पीछे जो एक पोप्लिटियल फोसा होता है वहां से जो गुजरती है वो हमारी होती है पोप्लिटियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, जो टिबिया बोन है उसके आगे का एंटीरियर हमारा आगे का भाग होता है, तो आगे का भाग में जो टिबिया की पाई जाती है वो हमारी एंटीरियर होती है, और जो टिबिया के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है वो हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है। डोर्सालिस पेडिस आर्टरी जो हमारे पैर की जो ऊपर की हिस्सा है उसके ऊपर जो हमें आर्टरी दिखाई देती है और जिसकी पल्स हमें हमारा जो टकना एंकल होता है वहाँ पे फील होती है। ये प्लांटर आर्टरी जो हमारे पैर के तलवे की आर्टरी होती है वो होती है, ये ऑक्सीजनेटिव ब्लड सप्लाई करती है। मेडियल प्लांटर आर्टरी जो आएगी वो पैर के तलवे के अंदर आएगी, ये तो इनर साइड आएगी, और जो लेटरल आएगी वो आएगी पैर के तलवे के बाहर, ये हमारी आउटर साइड में आएगी पैर के तलवे के।
फिर रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड फॉर लोअर लिम्ब से इम्प्योर ब्लड कैरी करने का काम करेंगी फीमोरल वेन करेंगी। प्योर ब्लड तो सप्लाई आर्टरीज करेंगी और इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी वेन्स। तो फीमोरल वेन करेंगी, पोप्लिटियल वेन करेंगी, सेफिनियस बोन करेंगी। इसके अंदर भी दो आती है, ग्रेट और स्मॉल आती है। सेफिनियस जो हमारी होती है वो सबसे लंबी सतही नसें होती है जो पैरों से शुरू होकर रक्त को वापस हृदय की ओर लेके जाती हैं। ये हमारी होती है सेफिनियस वेन्स। फिर अब प्योर ब्लड सप्लाई टू द पेल्विस, जो पेल्विस का नीचे कूल्हे का हिस्सा है हमारा, उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई करने का काम करेगी वो करेगी राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। यह दोनों लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक आर्टरीज दो भागों में बढ़ जाएगी। इंटरनल इलियक आर्टरी आएगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आएगी। इंटरनल इलियक आर्टरी है वो पेल्विस कैविटी में जो ऑर्गन्स पाए जाएंगे उनको प्योर ब्लड की सप्लाई करेगी। जो एक्सटर्नल आएगी वो थाई में पहुंचकर फीमोरल आर्टरी बनाती है। रिटर्न ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द पेल्विस है, तो पेल्विस से इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी वेन से करेंगी। तो पहले है एक्सटर्नल इलियक वेन, या फीमोरल वेन से जुड़ी होती है और इंटरनल इलियक वेन के साथ मिलकर कॉमन इलियक वेन बनाती है। इंटरनल इलियक वेन है पेल्विस कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स का इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। दो कॉमन इलियक वेन्स है, फिफ्थ लुम्बर वर्टिब्रे के सामने इंफीरियर वेना कावा से जुड़ी जाती है। अब हमें दिखा रखा है फीटल सर्कुलेशन। फीटल के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो है। अब सिस्टमिक फ्लो चार्ट हमें दिखा रखा है, हम इसे समझ लेंगे। हमारा अम्बिलिकल वेन है वो प्लेसेंटा से प्योर ब्लड को कैरी करती है। प्लेसेंटा से प्योर ब्लड कैरी करने के बाद अम्बिलिकल वेन से ये हमारे लीवर के अंदर पहुंचता है। फिर लीवर से जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होगा वो पोर्टल वेन कैरी करेगी, और पोर्टल वेन जो कैरी करेगी वो पोर्टल वेन आगे जाकर अम्बिलिकल वेन में आकर खुलती है। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर जो अम्बिलिकल वेन है और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, जिसे डक्टस वेनोसस जगह कहा जाता है। जहाँ पे जुड़ेगी हमें उस जगह को हम डक्टस वेनोसस कहेंगे। और इस जगह पर जो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होने के बाद जो हमारा जो ब्लड होगा वो हमारा हार्ट के जो है राइट एट्रियम के अंदर पहुंचेगा। फिटल के राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद हमने पीछे पढ़ा था कि जो फिटल होता है उसके अंदर हमारे दोनों एट्रियम जुड़े होते हैं, और दोनों एट्रियम के अंदर जो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो बराबर होती है। राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड पहुंचेगा फिटल के लेफ्ट एट्रियम में। फिटल के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के साथ सर्कुलेट हो जाएगा। फिर बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद जो इम्प्योर ब्लड होगा वो फिटस की बॉडी से अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा प्लेसेंटा तक पहुंचाया जाता है। और जो बॉडी होती है ना फिटल की, उसके अंदर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड है, वो दोनों मिक्स चलते हैं, जिसके अंदर 80% तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और 20% होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह फिटल लाइफ के अंदर जो है ब्लड की सर्कुलेशन चलती है, जो हमारा मिक्स ब्लड चलता है फिटल लाइफ के अंदर। आज की वीडियो हमारा कंप्लीट हुई। हमारा कार्डियोवास्कुलर चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बिना कहे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।